हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी को DRS बायोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न को ही पढ़ेंगे। माध्यम हिंदी होगा, माध्यम हिंदी होगा। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान को। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2024 से इंटर की परीक्षाएं प्रारंभ है और अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग परीक्षा में बैठेंगे। इसलिए हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 का जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हर चैप्टर से, हर लेसन से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को आप सबको हल कराया जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। यदि आप ध्यान से आप पढ़ेंगे, मन एकाग्र करके पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी की सारी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे हर चैप्टर से, वो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। जैसा कि जानते हैं आप, ये पहले लेसन का जो कक्षा 12 का जो पहला लेसन है, पहला चैप्टर है, वह पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहां पर आपको सॉल्व कराएंगे, हल कराएंगे। पूरा का पूरा आपको डिफिनेशन सहित, उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित आपको समझाया जाएगा। तो ये इसमें से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग भाग 1 में तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम भाग 2 में पढ़ेंगे। आप लोग भाग 2 में पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आज यहाँ पे समझा दिया जाएगा। जैसे देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, असंग जनन क्या है? असंग जनन क्या है? असंग जनन, ये प्रश्न जो है 2010 में, 11 में, 14 में, 15 में, 17 में, 20 में, 22 में, 24 में लगातार पूछे जा चुके हैं और ये फिर 25 में ये प्रश्न फिर से आने वाला है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आ सकते हैं। ये प्रश्न बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए देता है। 2011 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 18 में, 22 में, 24 में लगातार दोस्तों पूछा गया ये प्रश्न है। लगातार ये सारी के सारे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। परागण की अंकुरण की प्रक्रिया, परागण का अंकुरण कैसे होता है, परागण कैसे होता है, परागण नर युग्मकोद्भिद क्या है, ये सभी प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अनिषेक फलन क्या है, अनिषेक फलन क्या है, अनिषेक फल किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, इनसे अंतर भी पूछा जाता है दोस्तों, अंतर भी पूछा जाता है, लाभ भी पूछी जाती है कि स्वपरागण से लाभ, परपरागण से लाभ, तथा इनसे हानियां भी पूछी जाती है। हानियां क्या होती है, इनसे स्वपरागण से हानियां क्या होती है, लाभ क्या होते हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। ये पिछली बार भी आ चुका है 2016 में, 22 में,
ये 24 में भी प्रश्न आ चुके हैं और ये फिर से आने वाले प्रश्न है। इसलिए दोस्तों इन सभी को खूब अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन, फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुभ्रूणता, फिर इसके बाद पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अनिषेक फलन, फिर इसके बाद पढ़ेंगे स्वपरागण तथा परपरागण। तो एक एक करके हम लोग दोस्तों इसको पढ़ते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक जो है क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या, असंग जनन। असंग जनन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं असंग जनन क्या है। असंग जनन क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं असंग जनन किसे कहते हैं। भैया देखिए ऐसा है कि कभी कभी पादप में, क्योंकि ये प्लांट में होता है, क्योंकि आपके लेसन नेम में भी यही है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि फ्लावर्स वाले प्लांट्स में भी हम लोग इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो ये असंग जनन जो होगा ये प्लांट में ही होगा, ठीक है, प्लांट में, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट में होगा। तो जैसे कहा गया था कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, नए पादप का, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। कभी कभी पादपों में, दोस्तों नोट करते चलिएगा आप लोग भी, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे या पादप का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। असंग जनन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, यानी कि लैंगिक जनन भी ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ना हो, यानी कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही क्या हो जाए, एक नया पौधा बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है, असंग जनन कहा जाता है। और इस असंग जनन जो है, खोज की बात करते हैं, इसकी खोज की बात की जाए तो खोज जो होता है, इनका खोज जो है 1908 में विंकलर ने किया था। किसने किया था, ये भैया किए थे, कौन, खोज किया था 1908 में विंकलर ने किए थे। यही विंकलर ने किसकी खोज किए थे, ये असंग जनन की खोज किए थे। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी पादपों में उनके लैंगिक जनन या
अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको असंग जनन कहा जाता है। और यह होता है किसमें भैया? यह होता है नींबू तथा नागफनी में। एग्जाम्पल्स, नींबू और नागफनी के पौधों में ये देखने को मिलता है। कौन? असंग जनन। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि असंग जनन किसे कहते हैं। कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे नींबू और नागफनी। असंग जनन की खोज किसने की? विंकलर ने की। किसने की? विंकलर ने की। कब की? 1908 ईस्वी में की। 1908 में किया, 1908 ईस्वी में की। अब अगर पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न में कि असंग जनन की खोज की किसने की भैया? विंकलर ने। कब की? 1908 ईस्वी में की। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन था बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रायोनिक बहुभ्रूणता। बहुत बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला हम लोगों का आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? पहले नाम से पता है दोस्तों। बहु मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, भ्रूणता मतलब भ्रूण। जब ये भ्रूण क्या है? ये भ्रूण क्या है? भ्रूण क्या होता है? वैसे तो जानते हैं, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद जब जनन की क्रिया हो जाती है, निषेचन हो जाता है पौधों में, जब एक युग्मक मादा के अंड कोशिका से संयुग्मित हो जाता है तो जाइगोट बना लेता है। जाइगोट जो होता है, ये जो होता है बदल जाता है भ्रूण में, तो भ्रूण बन जाता है। भ्रूणकोश ये बीज में पाए जाते हैं। भ्रूण कहाँ पाए जाते हैं? एक बीज में पाए जाते हैं। अब भ्रूण को आप लोग देखे भी होंगे, एम्ब्रायो को आप लोग देखे भी हैं। एक चना होता है, चना, चना आप लोग जानते ही हैं। चना इस तरीके के, ऐसी जो उसकी नाक होती है, जो इसकी नोकीला जो पार्ट होता है चने का, ये कॉर्नर वाला, यही कहलाता है भ्रूण। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कभी कभी बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता उसे कहते हैं कि कभी कभी एक ही बीज में जो होता है एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं जब ये बीज में जो होता है एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो देखिए बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कभी 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 पादपों में, कभी 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 बीज में, कभी कभी बीज में बीज में अधिक एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। कभी कभी
बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। दोस्तों उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है, तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। यानी कि कभी कभी एक ही बीज में अनेक भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, अधिक हो जाता है, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता की बात करें, खोज की बात करें दोस्तों, किसकी, खोज की, यानी बहुभ्रूणता की खोज की बात किया जाए तो खोज किसने किया बहुभ्रूणता की, तो 1719 में, कब, 1719 में एंटोनी वान लीवेनहॉक, आप ए भी लिख सकते हैं, ए वी, ठीक है ना, लीवेनहॉक नामक, ठीक है ना, साइंटिस्ट ने किया था। कब किए थे भैया, 1719 में, कब, 1719 में किए थे। लीवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, बहुभ्रूणता की। किसकी खोज की थी भैया, बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो जादू हो गया। कभी कभी एक ही बीज में अनेक भ्रूण का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता, कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि नोट पॉइंट में, जैसे कुछ होता है, कुछ पादपों में युग्मनज जो होता है दोस्तों, कुछ पादपों में युग्मनज आप जानते ही हैं, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका है कौन, युग्मनज। निषेचन के बाद किस कोशिका का निर्माण होता है, युग्मनज कोशिका का। किसका, युग्मनज कोशिका का। तो कुछ पादपों में युग्मनज जो होता है ये कई खंडों में विभाजित हो जाता है दोस्तों, कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का निर्माण करता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को विदलन, दोस्तों क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो दोस्तों बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज जो है किसने किया, लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक ने ये संतरे के पादप में देखा था, संतरे के पादप में देखा गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुभ्रूणता किस पौधे में देखी गई, तो बहुभ्रूणता संतरे में देखी गई दोस्तों। किस में देखी गई, संतरे में। किसमें, संतरे में देखी गई बहुभ्रूणता। तो सिंपल सी बात है, कुछ पादप में ऐसे होता है कि कभी कभी जो एक ही बीज होता है, एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, जो है पॉलीएम्ब्रायोनिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और कुछ पादपों में जो होता है युग्मनज जो होता है कई खंडों में टूट जाता है, कई खंडों में विभाजित हो जाता है। अब प्रत्येक खंडों से एक नए
बीज सॉरी एक नए भ्रूण का क्या होता है, निर्माण करता है। वो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता। अगर विदलन बहुभ्रूणता पूछ ले तो ये जानते रहिएगा कि युग्मनज जो होता है कई खंड में विभाजित हो जाता है और ये अपने प्रत्येक खंड से नए भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुभ्रूणता। तो चलिए बहुभ्रूणता, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, याद रहेगा, आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोग परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी में से आप 100% में से 100% राइट करके आओ। आंसर को 100% का 100% लेकर आओ, और ताकि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट जो है ये असमंजस में ना रहे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लेसन से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में आपके चैप्टर में है, वो सारे आपको DRS बायोलॉजी के YouTube चैनल पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और आप लोग लगातार देखिए और अच्छे से पढ़ लेने के बाद, नोट्स बना लेने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज करिए और यहाँ वैसे भी समझते चलिए, पूरा वैसे भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था हम लोगों का दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। तो अब बात ये उठती है कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है, कि परागकण कैसे अंकुरित होता है। दोस्तों किस तरीके से, कैसे कैसे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं इनके, पहले तो हम परागकण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी हमको परागकण का अंकुरण समझ में आएगा। परागकण का अंकुरण समझ में आएगा। ये देखिए, ये ऐसा ये गोल भाग होता है, इसके दो लेयर होते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट ये एक परागकण है और ये परागकण के दो भाग होते हैं। एक होता है बाह्य चोल, इसके दो आवरण होते हैं, बाह्य चोल, याद रखिएगा बाह्य चोल, और एक होता है अंतःचोल। अंतःचोल, परागकण में दो स्तर पाए जाते हैं, अर्थात परागकण दो स्तरीय होता है। इसके अंदर दो लेयर बने होते हैं, पहला होता है बाह्य चोल और दूसरा होता है अंतःचोल। तो ये है, और इसमें ऐसे जो होता है, ऐसी छिद्रें पाई जाती हैं, इस तरीके का ऐसा भाग बना होता है, ऐसे पूरा। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको बोलते हैं जनन छिद्र, रिप्रोडक्टिव पोर है दोस्तों, जनन छिद्र। इस ये आपको परागकण के अंकुरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, ये भी सभी परागकण के अंकुरण में। तो ये परागकण का भाग था जिसे हम लोग, ये जनन छिद्र है, जहां से जो होता है कौन, पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब जो है जहां से निकलती है वो जनन छिद्र होता है। अंतःचोल ये परागकण का अंदर का लेयर होता है, ये जो होता है अंदर का परत होता है, और बाह्य चोले ये परागकण का बाहरी भाग होता है, ये खुरदुरा होता है। ये कैसा होता है, ये खुरदुरा होता है। तो पहले हम लोग परागकण के, क्योंकि इसका परीक्षा में हम लोगों के बोर्ड में ये पूछा जाता है परागकण का अंकुरण का, इसको चित्र द्वारा समझाने के लिए देता है। तो इसका पहले परागकण के अंकुरण का हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो परागकण आप लोग समझ गए, परागकण यही है, ये पॉलन ग्रेन है जिसे हम लोग फ्लावर का मेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं। ये इसको लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। लघु बीजाणु यानी कि छोटा सा बीजाणु होता है, ठीक है, इसको लघु बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है। और ये बनता है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, लघु बीजाणु जनन के। और परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकण का निर्माण होता है परागकोश में। कहां पे, परागकोश में। परागकोश क्या है दोस्तों, परागकोश यही है, देख लीजिएगा, ये
ये जो है हम लोगों का एक पूरा का पूरा इसको बोलते हैं स्टेमन। इसको पूरे के पूरे को हम लोग बोलते हैं स्टेमन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इसको पुंकेसर। पुंकेसर कहा जाता है दोस्तों इनको। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है पराग कोश और दूसरा होता है पुतंतु। फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ये जो डंठल नुमा संरचना है ये पुतंतु है, और ये ऊपरी वाला भाग जो घुंडी नुमा होती है, ये घुंडी नुमा भाग क्या है, ये परागकोश है। और इसी परागकोश के अंदर परागकण का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो होता है यहाँ पे इनका बनेगा, यहीं पर इनका फॉर्मेशन होगा, यही बनता है। फिर परागकण का स्फुटन होता है, स्फुटन होने के बाद परागकण चला जाता है। तब परागकण जब यहाँ पे होता है परागकोश में जब बन जाता है, तभी इसका क्या होता है दोस्तों, अंकुरण होता है। और जब अंकुरण हो जाता है तब इसमें क्या होता है इसके परागण होते हैं। जब इसके विभाजन हो जाएंगे, जब ये दो अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जब एक द्विकोशिकी अवस्था में आ जाएगा परागकण, तभी इसका क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, तो चलिए अब परागकण आप लोग समझ गए हैं, तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है परागकण का अंकुरण, कैसे परागकण का अंकुरण होता है, किस तरीके से परागकण का अंकुरण होता है। तो देखिए लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं परागकण का, फिर परागकण के अंकुरण का, मिट गया, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। ठीक है, इसके बाद ये होता है परागकण का अंकुरण का स्ट्रक्चर। ये है दोस्तों, ये है परागकण के अंकुरण की अवस्था। ये स्ट्रक्चर है किसका, परागकण का। ये है परागकण, वही परागकण है जो अभी आप लोगों ने देखा, उसी का क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है, उसका दोस्तों हो रहा है अंकुरण। ये है ये बन गए हैं युग्मक। कैसे बने हैं ये सारे प्रोसेस आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है दोस्तों, ये तो जानते हैं आप, अभी बताया गया, बाह्यचोल है। और ये कौन सा है, अंताचोल। देखिए अंताचोल से निकल रहा है पराग नलिका, इसी को बोलते हैं क्या, पराग नलिका। ठीक, ये है पराग नलिका, पराग को लेके जाने वाली नलिका, पराग नलिका, नर युग्मकों को ले जाने वाली नलिका कहां तक, बीजांड तक। यानी कि बीजांड तक जो है इसको ले जाने वाली नलिका को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो होता है लंबी होती है। और दोस्तों ये इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है सांद्र कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर सांद्र कोशिका द्रव्य बना दिया जाता है। ये है सांद्र कोशिका द्रव्य, ये है सांद्र कोशिका द्रव्य, इसको कहा जाता है सांद्र कोशिका द्रव्य। और ये है
ये हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं नर युग्मक। नर युग्मक। अब परागकण का यही है पूरा परागकण का अंकुरण हो रहा है। अब कैसे होता है ये जानते हैं हम लोग। देखिए लघु बीजाणु के समय यानी कि जब परागकण बन जाता है, ये परागकण जब बन जाता है कहां बनता है, बनता कहां है बताए अभी आप लोगों को अभी बताया गया। कहां बनता है दोस्तों, पराग कोश में। कहां पे, पराग कोश में। किसका भाग है पराग कोश बताइए, पुंकेसर का। किसका बताइए, कमेंट करिए भाई, बताइए किसका भाग होता है। अभी लिखा है ये पूरा का पूरा अभी बताया गया कि कौन सा भाग होता है, पुंकेसर। किसका भाग, पुंकेसर का भाग होता है। तो देखिए पराग जो लघु बीजाणु होता है, लघु बीजाणु जनन के बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें दोस्तों देखिए ये है परागकण, ठीक, ये है परागकण। परागकण बन गया, कहां बना, परागकोश में। अब बन जाने के बाद इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। लेकिन उसके पहले क्या होगा, इसके पहले परागकण में समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री, आप लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से इसमें दो असमान कोशिका का निर्माण करेगा। दो असमान कोशिका बनेगी, एक कोशिका बनेगी, एक कोशिका जो है बड़ी बनेगी और दूसरी कोशिका इसमें कैसी बनेगी दोस्तों, छोटी सी बनेगी। एक कोशिका कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी और दूसरी कब बनेगी, परागकण, ठीक है। लघु बीजाणु जनन के बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका बड़ी होती है जिसे कायिक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायिक कोशिका कहते हैं दोस्तों, कायिक कोशिका कहते हैं। इसको हम लोग वर्धी कोशिका के नाम से भी जानते हैं, वर्धी कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है जो छोटी कोशिका का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। क्या कहा जाता है दोस्तों, जनन कोशिका। कब, समसूत्री विभाजन के दौरान। अब देखिए अब जब समसूत्री विभाजन हो गया, एक छोटी सी कोशिका बन गई और एक बड़ी कोशिका बन गई। ये छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका दोनों कोशिका मिल गई, तो अब परागकण कैसा हो गया, ये परागकण कैसा हो गया बताइए, परागकण हो गया द्विकोशिकी अवस्था में अब चला गया। अब किस अवस्था में चला गया, किस अवस्था में, द्विकोशिकी अवस्था में चला गया दोस्तों। तो अब ये द्विकोशिकी अवस्था में जैसे जाता है, अब इसका परागण हो जाता है। परागण किसे कहते हैं, देखिए जब परागकण जो होता है द्विकोशिकी में हो गया ना, समसूत्री विभाजन किया, कौन सा विभाजन, समसूत्री। समसूत्री विभाजन के दौरान कितनी कोशिका बनाई, दो कोशिका बनाई। दो कोशिका बनाने के बाद एक कोशिका जो बड़ी वाली है उसको क्या कहते हैं, कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका, और दूसरी वाली जो होती है उसको जनन कोशिका, ये छोटी कोशिका होती है। अब परागकण कितनी अवस्था में आ गया, द्विकोशिकीय अवस्था में आ गया। जैसे ही परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आता है, अब इसका क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया भैया, परागण की क्रिया। परागण किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, परागण भी हो जाता है जैसे ये द्विकोशिकीय अवस्था में आता है, तो परागण हम लोग समझ लेते हैं। परागण किसे कहते हैं, देखिए जब परागकोश फटता है, कौन भैया, परागकोश फटेगा, ये स्फुटन होगा और स्फुटन होने के बाद यहाँ के सारे परागकण बाहर की ओर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर की ओर निकलेंगे ये सारे परागकण ये जाएंगे कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, यानी कि मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये पुष्प का मादा जननांग, ठीक है। ये पूरा का पूरा पुष्प का मादा जननांग है। ये पहला वाला भाग इसका पुष्प का, जो पहला वाला वर्तिकाग्र कहलाता है दोस्तों,
मादा का जो जननांग होता है जिसे पुमंग कहा जाता है, तो उसका पहला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है अंडाशय। अंडाशय होता है दोस्तों। तो देखिए अब ये जब ये द्विकोशिकी में होता है तब इसका परागण भी हो जाता है। तो परागण किसे कहते हैं? यही परागकण कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र पर। ये परागकण कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र पर पड़ जाता है। तो जैसे ही वर्तिकाग्र पर पड़ता है, कहां से? ये परागकोश से, ठीक है, पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब कहां चला आया परागकण? अब बताइए कहां चला आया? कहां पे? वर्तिकाग्र पर। अब ये जैसे ही वर्तिकाग्र पे आएगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, पड़ेगा, तो वर्तिकाग्र पर जो तरल पदार्थ है उसे सोख कर ये जो परागकण आएगा कहां? वर्तिकाग्र पर। तो इसके तरल पदार्थ को क्या कर लेता है? सोख करके परागकण अंकुरित होता है। याद रखो, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कब ये अंकुरित होता है परागकण? जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये परागकण के तरल को सोख करके अंकुरित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और इस अंकुरण के समय जो कायिक कोशिका, ये बड़ी वाली कोशिका जो है, कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। ये कायिक कोशिका की भित्ति जो होती है, ये वाल कायिक कोशिका की भित्ति जो होती है, ये किससे? भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये कौन है? भी बताया था आप लोगों को कि ये है जनन छिद्र। कौन? जनन छिद्र। अब ये जो है भित्ति जो है इसकी, ये निकालेगी एक नलिका। इसी नलिका को तो कहते हैं पराग नलिका। क्या कहा जाता है? पराग नलिका कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पे पराग नलिका निकल गई। कब निकलेगी? जब परागण होगा और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच करके क्या करेगा? इसके तरल को सोख करके अंकुरित होगा। तब इसकी कायिक कोशिका जो होगी, ये कायिक कोशिका जनन छिद्र के द्वारा निकल करके, इसकी भित्ति निकल करके एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। अब ये पराग नलिका जो होती है, क्या करती है? पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई कहां चली जाती है? बीजांड के अंदर। कहां? बीजांड के अंदर चली जाती है। यानी कि ये बीजांड की ओर गति करने लगती है। जब यहां से निकलती है तो वर्तिकाग्र से निकल करके ये बीजांड की ओर क्या करती है? गति करती है। और बीजांड की ओर गति करती है। फिर कायिक कोशिका जो होती है अब देखिए, कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक भी इसी नलिका के अंदर चला आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नलिका केंद्रक कहते हैं। क्या कहा जाता है? नलिका केंद्रक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? नलिका केंद्रक कहते हैं। अब ये नलिका केंद्रक क्या है? ये नलिका केंद्रक जो बता तो दिए, क्या कायिक कोशिका का केंद्रक कहां चला आया? इस पराग नलिका में। उसी को हम लोग कहते हैं नलिका केंद्रक। कौन सा? नलिका केंद्रक कहते हैं। यह नलिका केंद्रक बाद में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यह नलिका केंद्रक दोस्तों बाद में नष्ट हो जाता है। फिर ये जो जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो अचल नर युग्मक का निर्माण करती है। दो नॉन मोटाइल गैमेट्स का क्या करती है? निर्माण करती है। ये देखिए यहां पे नर युग्मक, क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो दो अचल जो है नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब जब नर युग्मक बन जाता है तो ये नर युग्मक कहां चले जाते हैं?
नलिका में बनते हैं। कहां पे? नलिका में। ये भी कायिक जनन कोशिका विभाजित होकर के यहाँ पे ये विभाजित हो जाएगी और कितनी कोश बनाएगी? 2 युग्मक बना लेगी और ये दोनों युग्मक कहाँ चले आएंगे? पराग नलिका में आ जाएंगे। तो जब पराग नलिका में आ गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब इस पराग नलिका में 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं अर्थात पाए जाते हैं, जिसे नर युग्मकोद भेद कहते हैं, जिसे नर युग्मकोद भेद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद है? कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको हम इसी के अनुसार बना के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। टोटल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? पराग कण का अंकुरण। तो लिखना कैसे है? देखिए, लिखना यही है कि लघु बीजाणु जनन के बाद, लघु बीजाणु जनन के बाद पराग कण में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये 2 असमान कोशिका का निर्माण करती है। असमान कोशिका का निर्माण करती है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका कहते हैं तथा दूसरी छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, जब अब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, तो जब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है तब परागकण का क्या होता है? परागण हो जाता है। जब परागण हो जाता है तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है दोस्तों? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। अब वर्तिकाग्र पर ये पहुंच करके परागकण ये वर्तिकाग्र के तरल को सोख करके अंकुरित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और इस अंकुरण के समय कायिक कोशिका जो होती है, ये कायिक कोशिका ये जो होती है, कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकल करके एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पराग नलिका कहते हैं। याद हुआ कॉन्सेप्ट? लिख लिए? इतना तो समझ में आ गया। पराग नलिका कहते हैं। अब ये पराग नलिका सीधे वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड की ओर गति करती है। किसकी ओर गति करती है दोस्तों? बीजांड की ओर गति करती है। और गति करती हुई ये बीजांड में ही चली जाती है। ठीक है, और जो दूसरी जो कोशिका कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, ये जो होता है ये भी पराग नलिका में आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नलिका केंद्रक कहते हैं। ये बाद में क्या हो जाता है? यह बाद में नष्ट हो जाता है, जो बाद में नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा कौन होता है? जो जनन कोशिका होती है, यह समसूत्री विभाजन के द्वारा, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अचल नर युग्मक का निर्माण करती है और ये अचल नर युग्मक पराग नलिका में चले आते हैं। कहां चले आते हैं दोस्तों? पराग नलिका में चले आते हैं। अब इस प्रकार पराग नलिका में 2 अचल नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। सिंपल सी बात है। नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है, ये पराग नलिका में नर युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मन से जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे इसको लिख लीजिए। ये एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अगर आपको परागकण का अंकुरण दे दिया, ये स्ट्रक्चर आप लोग बना के और सारी बातें जैसे बताई गई हैं वैसे आप लोग इसको वर्णित कर दीजिएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अनिषेक जनन है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा से संबंधित है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो अगला है जो है जिसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन बहुत इंपॉर्टेंट। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है। अनिषेक फलन आप लोग जानते हैं, वैसे तो पादप सामान्यतः जो होता है, सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो फल का निर्माण करते हैं। तो निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ पादपों में बिना निषेचन का ही, याद रखो, बिना निषेचन का ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, तथा उस फल को अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल कहते हैं, तथा उस फल को, देखो सिंपल सी बात है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो भैया अनिषेक फलन किसे कहते हैं? नाम से पता, अनिषेक फलन। वैसे तो हमेशा जो होता है निषेचन होता है, निषेचन में नर युग्मक, देखिए नर युग्मक ये मादा युग्मक से क्या होता है? मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयित होती हैं और युग्मनज बनाती हैं। युग्मनज से जब बन जाता है, निषेचन हो जाता है, तो जो अंडाशय होता है पुष्प का, जो मादा भाग का जो अंडाशय होता है, ये फूलने लगता है और फूल करके ये फल में रूपांतरित हो जाता है। तो ये निषेक जनित हैं। ये फल जो बनेंगे वो कौन से? निषेक जनित फल होंगे। लेकिन कुछ पादपों में ऐसा होता है, कभी कभी कुछ पादपों में इस तरीके का हो जाता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अनिषेक फल किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन जो है, इस फल को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस फल को अनिषेक फल कहते हैं। उस फल को क्या कहा जाता है दोस्तों? अनिषेक फल कहा जाता है। उदाहरण की बात करें हम लोग, तो उदाहरण में आता है हम लोगों का केला, पपीता, संतरा, अनानास। ठीक है दोस्तों, कौन कौन आता है? देखिए केला आता है दोस्तों, केला, एग्जाम्पल्स की बात है, केला आता है,
पपीता आता है, अनानास आता है, अनानास आता है दोस्तों, ठीक है, अनानास आता है, केला, पपीता, अनानास, ये हमारे क्या हैं, अनिषेक फल हैं। कौन से? अनिषेक फल है दोस्तों। बहुत सिंपल सी बात है। अनिषेक फल किसे कहते हैं? तो देखिए सामान्यतः, देखिए किसे कहते हैं भैया, सामान्यतः देखिए अनिषेक फलन किसे कहते हैं? वैसे सामान्यतः जो भी फल बनते हैं तो वो अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय से विकसित हो जाते हैं, तो अंडाशय से जो विकसित होगा उसे निषेक फल कहते हैं। परंतु जब बिना निषेचन के ही, बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन के ही, ठीक है, एक नया, ठीक है, एक अंडाशय फल में क्या हो जाए, विकसित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनिषेक फल कहा जाता है और उस फल को अनिषेक फल कहते हैं और उस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है, जैसे कि केला, पपीता और अनानास। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, और उस फल को अनिषेक फल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे केला, पपीता, अनानास। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट और इसका लास्ट और क्वेश्चन है जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पूरा निचोड़ दिया जाएगा दोस्तों, जब तक दिमाग में जाएगा नहीं तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक बताया जाएगा। तो अगला है स्वपरागण। स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर था। पर परागण में अंतर, बड़ी सिंपल सी बात है। वो देखिए कह रहा है कि स्वपरागण, इसको नहीं पता, स्व मतलब न, स्व परागण तो जान गए ना, परागण किसे कहते हैं? देखिए समझा देते हैं, इसी में समझ लीजिए क्या अंतर है। देखिए कहां पर होता है स्वपरागण, पर परागण? ये होता है पुष्प में। कहां पे? पुष्प में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पुष्प बना दिया गया, ठीक, ये हो गया पुष्प, ये हो गया पुष्प, ठीक है, ये हो गया पुष्प। और याद रखिएगा कि पुष्प जो होता है, प्रत्येक पुष्प ये 4 चक्रीय होते हैं। कितने चक्रीय दोस्तों? 4 चक्रीय होते हैं। ठीक है, ये हो गया पुष्प, यहां भी बना देते हैं एक पुष्प। ठीक, तो समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, रट के जाएंगे हम लोग यहां से, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट वाला फ्लावर, और इसको समझ लीजिए पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, फ्लावर का नाम भी देख लेना कि ये 4 चक्रीय होता है। पहला होता है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, याद रखना। दूसरा होता है दल पुंज, जो रंगीन वाला भाग होता है, दल पुंज। ठीक है, ये फ्लावर का रंगीन वाला भाग होता है। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं ना पुमंग, ये पुमंग है। इसकी एक यूनिट को हम लोग पुंकेसर अभी पढ़े, अभी बताया आपको, पुंकेसर। ठीक है, ये नर का भाग होता है, यही जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में यही भाग लेते हैं। नर भाग है ये, कौन सा भाग है? नर भाग। और ये यहां से यहां तक पूरा होता है जयांग, कौन सा? जयांग होता है भैया। तो ये होता है मादा भाग। ठीक है, कितना, कौन सा भाग? मादा भाग। ठीक, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया, ये तीसरा चक्र हो गया, ये चौथा चक्र हो गया। इसी प्रकार जो होता है प्रत्येक पुष्प कितने चक्रीय होते हैं? 4 चक्रीय होते हैं। ठीक है, और इन्हीं चक्रों, इन्हीं के देखिए पुंकेसर अर्थात पुमंग और जयांग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प
और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी मतलब जिसमें पुमंग और जयांग दोनों में से कोई एक उपस्थित हो फूल में, तो वो एक लिंगी पुष्प होगा। और जो जिसमें पुमंग तथा जयांग दोनों उपस्थित होंगे जिस फूल में, वो क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा दोस्तों। तो चलिए स्वपरागण और परपरागण को समझ लेते हैं। ये क्या है, नरभाग है, तो नरभाग में क्या बनेगा, परागकण बनेगा। ये परागकोश है, परागकण बन गया। इस परागकण के परागकोश में स्फुटन होगा। स्फुटन होने के बाद ये परागकण निकल करके चला आएगा वर्तिकाग्र पर, तो परागण हो गया। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण, याद रखो, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को या वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण हो गया, ठीक है, परागण दोस्तों हो गया। अब देखिए स्वपरागण क्या है। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं। जब एक ही पुष्प का परागकण, यानी कि जब पुष्प का परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़े, जिससे निकलता है, देखो जिससे निकल रहा है उसी के वर्तिकाग्र पर पड़े, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, या स्वयुग्मन कहते हैं, या सजातीय परागण कहते हैं। याद रखे रहना, या क्या कहते हैं, सजातीय परागण कहते हैं। एक यानी किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। सिंपल सी बात, डिफिनेशन याद। इसके बाद इसी का उल्टा कर दो दोस्तों, ये डिफिनेशन बन के तैयार। जब किसी पुष्प का परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। ये निकल के आ रहा है, कोई दूसरे पौधे का है, ठीक है, उसी जाति के पौधे का है, दूसरे पौधे का है, निकल के आ रहा है किसके माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, ठीक है, जंतुओं के माध्यम से आ सकता है। ठीक, अब ये पहुंच गया कहां पे, इसके वर्तिकाग्र पर परागण हुआ, हो गया ना, हो गया ना, समझ में आया, हो गया। हाँ चलिए ठीक है, हो गया भैया, हो गया, हो गया, समझ गए, हो गया। अब इसी को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। पर परागण किसे कहेंगे, जब एक पौधे के पुष्प का परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो उसे पर परागण कहा जाता है। तो पर परागण स्वपरागण में एक अंतर याद हो गया, यानी कि स्वयं पर पड़ेगा तो स्वपरागण, दूसरे पर पड़ेगा तो पर परागण। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं। माध्यम मतलब जल की, वायु की, हवा की, कीट की, किसी का भी जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्रोत की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वारा इसे नहीं, ये तो फटेगा यहीं पे गिरेगा, ठीक है, तो इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो स्वपरागण में माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। अब पर परागण में माध्यमों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भैया, क्यों होती है, क्यों होती है, होती इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये इसको निकल के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जाना होता है। तो यहां से यहां तक आने के लिए पैर तो है नहीं कि चल के चला आएगा फट से, ये तो चल के आने वाला नहीं है। ये कैसे आने वाला है, ये हवाओं के माध्यम से आने वाला है, ठीक है, कीटों के माध्यम से आने वाला है, जंतुओं के माध्यम से आने वाला है, और जल के माध्यम से आने वाला है दोस्तों। तो ये होगा पर परागण, ठीक है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें माध्यमों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये सिर्फ द्विलिंगी पुष्पों में ही होगा। कौन, स्वपरागण, ये द्विलिंगी पुष्प में ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसका द्विलिंगी नहीं रहेगा, तो बताओ इसको तो जाना ही पड़ेगा पर परागण करने के लिए। ये सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में ही होगा। और यहाँ पे देखिए द्विलिंगी पुष्प में ही होगा क्योंकि नर और मादा युग्मक, नर और मादा भाग दोनों कहां पर होते हैं, एक ही पुष्प हैं, तो एक ही पुष्प हैं तो इसमें पड़ेगा ही, तो इसमें ये द्विलिंगी पुष्प में। और ये द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों पर होता है। ये ज्यादातर किस पर होता है, एक लिंगी, इसमें एक लिंगी पुष्प में। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, अभी बताया आपको,
एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें पुमंग तथा जायांग, पुमंग तथा जायांग दोनों में से कोई एक भाग पाया जाए उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, परपरागण एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में होता है। ठीक है, अंतर तो पता ही हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो चलिए आगे भी और भी देख लेते हैं। तो जो परपरागण स्वपरागण होता है, जो स्वपरागण होता है, इसके स्वपरागण वाले द्वारा जो उत्पन्न बीज होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनके बीज हल्के पतले, ठीक है ना, कम वजन वाले होते हैं और इनके बीज मोटे भारी स्वादिष्ट होते हैं। किसके? परपरागण वालों के। किसके भैया? परपरागण वालों के। और ये क्या है? ये सुगंधित नहीं होते इनके फूल, और इनके फूल सुगंधित होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? स्वपरागण परपरागण में अंतर जान गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो मेरे चैनल DRS बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहना इस DRS बायोलॉजी चैनल पर। बने रहना, डेली आपको एक एक वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।